Hi guys, you are watching your favorite YouTube channel NK Gupta Smart Education, and this is me, your host and host NK Gupta. Most welcome, heartily welcome to all of you in your favorite YouTube channel. This channel provides all educational content to students of biology and makes study learning oriented with romantic words. तो अर्ज किया है, गमों का सैलाब है दिल में, अगर तकल्लुफ ना हो तो दर्द दिल बयां कर दे। गमों का सैलाब है दिल में, अगर तकल्लुफ ना हो तो दर्द दिल बयां कर दे। बड़े ही जालिम है रहनुमा हमारे रहनुमा, हमारे सरकार। अरे नहीं है तो कोई नहीं, कभी तो होंगे। शेर सुनूंगा, फंसाओ मत मुझे, बड़ी मुश्किल से बनाया है मैंने ये। पता नहीं बहुत सारे वर्ड कहीं ना कहीं से चुरा के तकल्लुफ, फकल्लुफ, इत्मीनान जब बनाया है, बढ़िया बनाया है, सुन लो आप दोस्त। बड़े ही जालिम है रहनुमा हमारे, वक्त वक्त पे नाम बदनाम करते हैं। बड़े ही जालिम है रहनुमा हमारे, वक्त वक्त पे नाम बदनाम करते हैं। हमने भी अदब से कह दिया, क्यों जरा जरा सी गुस्ताखी पे यूं नाम बदनाम करते हो। अभी तो खाक है नाम हमारा, अभी तो खाक है नाम हमारा। इत्मीनान से बदनाम कर लेना, इत्मीनान से बदनाम कर लेना उसे किसे नाम को। अभी उसे जरा से आसमान तो होने दो। तो कैसा लगा? तो इरशाद तो किया नहीं, वाह तो कर दो कम से कम। तो हमारा टॉपिक पे आते हैं हम। हो गई शेरो शायरी तो बहुत। हमारा टॉपिक चल रहा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, क्लास 12th चैप्टर 1 और टॉपिक चल रहा है रिप्रोडक्शन। इसमें मैंने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन से आपको परिचित करवा दिया है और रिप्रोडक्शन की एसेंशियलिटी मैंने बता दी। इसमें लाइफ एग्जिस्टेंस, हाँ जी, जेनेटिक कंटिन्यूटी, बायोडाइवर्सिटी एंड रिप्लेसमेंट, ये मैंने आपको करवा दिए। तो सीबीएसई में एक टॉपिक और है जिसका जिक्र हमने अपने पार्ट 1 में नहीं किया, जिसकी चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं, और वह है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन दैट मीन लाइफ साइकिल, जीवन चक्र बोल दें, एज बोल दें। तो आप सभी वॉच कर लें, एक बार इसको अच्छे से सीन कर लें। तो जैसे मैंने कहा कि हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जो है वो कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन मैंने, रिप्रोडक्शन की एसेंशियलिटी जो है आपको 4 पॉइंट एसेंशियलिटी के बता दिए। जो अब हम यहाँ करने जा रहे हैं वो है लाइफ स्पैन। तो आप सब जानते हैं क्या है जीवन चक्र। तो टाइम पीरियड इसको मैं बोलूं, इसमें बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो टाइम पीरियड है, उसे लाइफ ड्यूरेशन है, उसे कहा जाएगा लाइफ स्पैन। तो डेफिनेशन एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, इजीली आपको लर्न हो जाएगी। द टाइम ड्यूरेशन, द पीरियड ऑफ टाइम और टाइम ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड एज लाइफ स्पैन। जैसे कि आपको एक कॉलम में अच्छे से इससे आप बना सकते हैं इजीली। एक साइड लिखा है बर्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डेथ ऑफ नेचुरल डेथ कहूँ, हाँ जी, एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, तो उसको हम ये छोड़ दें, क्योंकि जो हम एज निकालते हैं वो लगभग नेचुरल डेथ तक की निकालते हैं। जैसे ह्यूमन की अगर कोई पूछे तो WHO ने जो है 60 एज बताई है, तो एवरेज 60 माना है हमारी एज को। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो टॉपिक है लाइफ स्पैन। तो जैसे लिखा हुआ है बर्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड नेचुरल डेथ ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म, जिसने बर्थ लिया था उसी की डेथ होने वाली है। दिस
टाइम ड्यूरेशन जो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच तक का टाइम ड्यूरेशन था उसे लाइफ स्पैन कहा जाएगा। तो इजीली आप इससे, मैंने जो लिखा हुआ था वो बॉक्स में, उसको आप अच्छे से सीन कर लें, उससे आपको अच्छे से डेफिनेशन इजीली बनाना आ जाएगा। अब कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल दिए हुए हैं बुक के अंदर, कुछ प्लांट्स के, कुछ एनिमल के एक साथ ही दिए हुए हैं कुछ। तो यहाँ आपको 2 टेबल्स दिखाई देंगी, जिनमें एक फर्स्ट टेबल आ चुकी है हमारी, इसका जिसमें जितने भी ये नाम लिखे हुए हैं वो प्लांट्स के नाम लिखा हुआ है, बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल नेम बोल दे, हम प्लांट्स नेम बोल दे, उनके एक साइड लिखे हुए हैं साइंटिफिक नेम, एक साइड लिखे वर्नेकुलर और लोकल नेम, हम इंग्लिश टर्म लिख दें या इंग्लिश टर्म बोल दें, और एक साइड लिखा है लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन वही लाइफ साइकिल, कितना एज है उसका। तो यहाँ जैसे 10 चुन के 10 एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं सीक्वेंस से, मिनिमम एज से लेकर मैक्सिमम तक का प्लांट्स के जितने भी एग्जांपल हैं, कुछ चुनिंदा जो नीट के अंदर आने के चांस बनते हैं उनको यहाँ मेंशन किया गया है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो आप देख लें। स्ट्रेचिया कोलाई, इकोलाई कहा जाता है, बैक्टीरिया है, माइक्रोब, इसकी एज सबसे कम आंकी गई है, हाँ जी, सबसे कम मेजर की गई है, और वह 20 मिनट जो है, 20 मिनट्स के अंदर जो है इसका पूरा लाइफ स्पैन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 20 मिनट्स में ही जो है ये हाँ जी बर्थ हो जाता है, ये रिप्रोडक्शन कर लेता है, अपने जैसी संतति उत्पन्न कर लेता है, या कहूँ प्रोजेनिस प्रोड्यूस कर लेता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, जिसमें मोस्टली बाइनरी फिजन चलता है, इसमें मोस्टली बाइनरी फिजन चलता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, और जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, और इसकी डेथ भी हो जाती है। हाँ जी, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी चलता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें प्रोटोसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको मैं कहूँ, एक तरह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन चलते हैं। तो 3 टाइप्स के, उनके बारे में चर्चा 11th में हम करेंगे। तो 11th में आप सभी उनके बारे में पढ़ के भी आए हैं, बैक्टीरिया के बारे में, तो हम यहाँ ओनली हम लाइफ स्पैन की स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट था एस्चेरिचिया कोलाई, और नाम मैंने बता ही दिया, बैक्टीरिया है, एक तरह का माइक्रोब है, और 20 मिनट्स इसकी लाइफ साइकिल है। अगर हम, और ये तो हो गया माइक्रोब, माइक्रोब को प्लांटी के अंदर ही रखते हैं क्योंकि इसमें सेल वॉल मिलती है। तो हम यहाँ केवल 2 लिस्ट पढ़ रहे हैं, एक तो प्लांट्स की, एक एनिमल की। अब हमने बैक्टीरिया की कोई अलग से लिस्ट बनाई नहीं है, कोई मोनेरा के लिए कोई अलग से लिस्ट बनाई नहीं, तो प्रोटिस्टा के लिए कोई अलग से लिस्ट बनाई नहीं, तो यही मेंशन करेंगे हम प्लांट्स के अंदर, क्योंकि कैरोलस लिनियस हैं सर जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है दिया। हाँ जी सर, कैरोलस लिनियस in 1758 first time postulated 2 kingdom classification of a whole biological kingdom and categorized in 2 categories, plantae and animalia। हाँ जी, plants and animals। तो प्लांट्स में उन्होंने उन सभी ऑर्गेनिजम्स को रखा जिनमें भी सेल वॉल थी। अब चाहे कंपोजिशन किसी भी चीज का रहा हो, सेल्यूलोज का मोस्टली हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप चर्चा करें फंजाई में, तो काइटिन की है फंजाई में सेल वॉल, और अगर बैक्टीरिया में बात करें तो आपको पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की देखने को मिलेगी। तो जनरली बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं, फंजाई तो आप जानते हैं हेट्रोट्रॉफी ही है, क्योंकि क्लोरोफिल कंटेन नहीं करता, फिर भी इनको प्लांटी के अंदर हम पढ़ते हैं। तो कारण मैंने बता ही दिया क्यों हम प्लांटी के अंदर इनको पढ़ते हैं। तो हाँ जी, अगर हम 2 कैटेगरीज में बांटे तो हम इनको प्लांटी के अंदर ही रीड करेंगे। अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग करते हैं तो आप सभी जानते हैं बखूबी इसके बारे में। तो मैं अब चर्चा करता हूँ आगे इन्हीं के बारे में। कोई पूछे फर्स्ट, मैंने जैसे बैक्टीरिया यहाँ रखा, बट मिनिमम एज अगर प्लांट की कोई पूछे किस प्लांट की एज मिनिमम है, तो उसका जवाब है एनागैलिस अर्वेंसिस। एनागैलिस अर्वेंसिस एक वीड है जिसे स्कारलेट पिंपरनेल के नाम से भी जाना जाता है, स्कारलेट पिंपरनेल। एनागैलिस अर्वेंसिस आप याद रखें, एनागैलिस याद रख ले, बहुत है जीनस टर,
1 वीक के आसपास लाइफ स्पैन माना जाता है, 1 वीक। अगर हम और चर्चा करें तो ओराइडा सटाइवा, ओराइडा सटाइवा पैडी या राइस को कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम और बात करें इसी में ही सीरियल वीरियल जितनी भी हैं, जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम, पेनिसिलम टाइफॉइडीज, जिया मेज, हाँ जी मैं जितनी भी बोल रहा हूँ सीरियल हैं, सीरियल। तो और जैसे ओराइडा सटाइवा है, इसी तरह से पेनिसिलम टाइफॉइडीज, पर्ल मिलेट कहते हैं बाजरा, ट्रिटिकम एस्टिवम आप सभी जानते हैं रेड व्हीट जिससे रोटी बनाई जाती है गेहूं, और जिया मेज है जिसे कॉर्न कहा जाता है मक्का। तो शायद आप सभी को बखूबी इनका जो है ज्ञान है पहले से। हम आगे चर्चा करते हैं कि हाँ जी इनकी लाइफ स्पैन कितनी। तो आप सभी जानते हैं एनुअल प्लांट है, 3 to 7 मंथ के अंदर जो है सब चीज हो जाती है, जो है फ्लावरिंग भी हो जाती है, इसमें फ्रूटनिंग भी हो जाती है। हाँ जी वो जो ग्रेन्स आते हैं इनमें दाने जिन्हें कहा जाता है, वो एक तरह के फ्रूट हैं जिन्हें कैरियोप्सिस फ्रूट कहा जाता है। तो हार्वेस्टिंग भी हो जाती है, सब चीज एक साल के अंदर हो जाती है। 3 to 7 मंथ इनकी लाइफ स्पैन मानी जाती है। इसके बाद हम और चर्चा करें तो रोजा इन्वोल्यूकरेटा, रोजा इन्वोल्यूकरेटा रोज है, रोजा इन्वोल्यूकरेटा रोज है। रोज की लाइफ साइकिल जो है वो 10 to 12 ईयर मानी गई है। हाँ जी एक तरह की श्रब है, जिसे शुभ या झाड़ी कहें। तो और भी हैं जिनमें म्यूजा पैराडीसिएका है जिसे बनाना कहा जाता है। बनाना की लाइफ साइकिल जो है वो 22 to 25 ईयर, जैसे आपको सीन हो रहा है अच्छे से, बनाना 22 to 25 ईयर्स। मैंजीफेरा इंडिका का अगर हम जिक्र करें तो मैंगो है, मैंजीफेरा इंडिका, हाँ जी एनाकार्डियेसी फैमिली का मेंबर है, जैसे आप सभी परिचित हैं उससे। फर्स्ट चैप्टर जो है द लिविंग वर्ल्ड 11th में इसकी फैमिली का जिक्र किया हुआ है। कोई पूछे कि कितना लाइफ स्पैन है मैंजीफेरा इंडिका आम का, हाँ जी कितनी है लाइफ साइकिल, तो 100 to 150 ईयर्स मानी जाती है, 100 to 150 ईयर्स। इससे भी ज्यादा है अगर फाइकस रिलीजियोसा जिसे पीपल कहा जाता है, फाइकस रिलीजियोसा पीपल, पीपल ट्री की जो है 250 से लेकर जो है 300 तक मानी जाती है। एक खास एक स्पेशल पीपल का ट्री है जिसका नाम है बोधिसत्व, हाँ जी भगवान गौतम बुद्ध, हाँ जी सभी आप उनसे परिचित है, भगवान गौतम बुद्ध से। सिद्धार्थ नाम था राजकुमार, अपना जो है राजपाट त्याग दिया उन्होंने और संन्यास ले लिया, और जो है सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, हाँ जी बिहार पटना में नालंदा यूनिवर्सिटी है, वहाँ है बोध गया, उसमें है बोध गया में है ये बोधिसत्व का पेड़, जिसके नीचे भगवान गौतम बुद्ध ने सत्य की प्राप्ति की। तो आज भी मौजूद है। अभी आग जो है जल गई थी, तो हाँ जी तो फायर एक्सीडेंट हो गया एक, जिसकी वजह से जो है वो प्लांट को कुछ क्षति पहुंची है। इसकी एज 3000 ईयर तक मेजर की गई है कार्बन डेटिंग से। हाँ जी जनरली जो है इतनी ज्यादा डेटिंग जो है वो पता इतनी ज्यादा जो है देखने को नहीं मिलती है पीपल की एज, बट बोधिसत्व की एज जो है वो 3000 तक बताई जाती है, पीपल का पेड़ है। इसके बाद हम और बात करें फाइकस बेंगालेंसिस, हाँ जी और अगर हम बात करें तो फाइकस बेंगालेंसिस की सीबीएसई में सबसे ज्यादा एज लिखी हुई है, वो है मोर देन 350 ईयर्स। हाँ जी 350 ईयर्स से भी ज्यादा हो सकती है लाइफ साइकिल जो है वो फाइकस रिलीजियोस, ये फाइकस बेंगालेंसिस जो हमारा नेशनल ट्री भी माना जाता है। बट कुछ मैंने यहाँ और स्पेशल डेटा मैंने यहाँ जिनका जिक्र किया है, उनमें आप 9th नंबर पे जो लिखा हुआ है, नाम से सभी परिचित हैं, सेकोइया वेलिंगटोनिया, सेकोइया की और 20 स्पीसीज, जैसे यहाँ सेकोइया सेम्परवायरेंस लिखी हुई है, जिसे रेडवुड ट्री के नाम से जाना जाता है। जो रेडवुड ट्री है 3000 से लेकर 4000 ईयर्स तक इसकी कार्बन डेटिंग से पता लगाया है, एज इतनी तक हो सकती है। हाँ जी टॉलेस्ट प्लांट इन दी वर्ल्ड है, आप सभी जानते हैं, सबसे लंबा जिम्नोबी है, टॉलेस्ट जिम्नोबी है, और कोई इतना बड़ा एनजीओ है ही नहीं, जिम्नो की लेंथ ही काफी ज्यादा है। तो सेकोइया है, सेकोइया सेम्परवायरेंस 400 फीट तक लेंथ देखने को मिलते हैं। लेकिन हम जिस चीज का जिक्र यहाँ कर रहे हैं वो है लाइफ स्पैन। तो फाइकस बेंगालेंसिस की मैंने बता दी 350 से ज्यादा
अगर हम सेकोया के बारे में बात करें तो 3000 to 4000, और लास्ट मैक्सिमम एज जिसकी आंकी गई है प्लांट्स में, अगर आप गूगल करेंगे तो लेरिया ट्राइडेंट टाटा, तो आप गूगल सर्च करें लाइफ स्पैन ऑफ लेरिया, निकल के आएगा। हाँ जी, मैक्सिमम लाइफ स्पैन मानी गई है कैलिफोर्निया यूएसए में ये प्लांट मौजूद है, और वो है 11,700 ईयर्स। हाँ जी, कार्बन डेटिंग से पता लगाया गया है कि इसकी एज, हाँ जी, लेरिया ट्राइडेंट टाटा की एज जो है वो कार्बन डेटिंग से पता लगाया गया है कि अप्रोक्सीमेट 11,700 ईयर्स मानी जाती है। तो एक बार हम जो मैंने 10 टर्म्स बताए आपको, इन सभी का मैं एक बार रिपीटेशन कर देता हूं। इसमें एस्चेरिचिया कोलाई माइक्रोब है, जिसे बैक्टीरिया कहें, 20 मिनट से ओनली लाइफ साइकिल, मिनिमम लाइफ स्पैन माना जाता है अमंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम और चर्चा करें तो मैंने कहा एनागैलिस अर्वेंसिस स्कारलेट पिंपरनेल के नाम से जाना जाता है, 1 वीक लाइफ स्पैन है। नेक्स्ट ओराइजा सटाइवा पैडी और राइस 3 to 7 मंथ माना जाता है। नेक्स्ट रोजा इनवॉल्यूकरेटा रोज 10 to 12 ईयर्स मानी जाती है। नेक्स्ट म्यूजा पैराडीसिएगा बनाना 22 to 25 ईयर्स मानी जाती है। नेक्स्ट मैंजिफेरा इंडिका मैंगो 100 to 150 ईयर्स मानी जाती है। नेक्स्ट फाइकस रिलीजियोसा पीपल ट्री 250 to 300 मानी जाती है। मैंने कहा 3000 भी देखने को मिली है बोधिसत्व की। नेक्स्ट फाइकस बेंगालेंसिस नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, जिसे बेनियन ट्री कहा जाता है, मोर देन 350 ईयर्स है। नेक्स्ट सेकोया सेम्पारवारेंस, जिसे रेडवुड ट्री भी कहा जाता है, 3000 to 4000। एंड लास्ट लेरिया ट्राइडेंट टाटा, जिसे लेरिया के नाम से ही जाना जाता है, यूएसए कैलिफोर्निया में एग्जिस्ट करता है। और नाम जो है मैंने लेरिया ट्राइडेंट टाटा बता ही दिया है, और इसकी जो लाइफ स्पैन है वो 11,700 इसकी मेजर की गई है, मैक्सिमम लाइफ स्पैन अमंग ऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट्स में भी और अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ भी, अगर एनिमल के साथ भी चर्चा करें तो इसकी एज सबसे ज्यादा मेजर की गई है। तो हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं, हमारा नेक्स्ट है एनिमल्स की लिस्ट है यहाँ। तो प्लांट्स का हमने जिक्र कर लिया, एनिमल का यहाँ जिक्र करते हैं। इसमें आपको जो है अच्छे से शायद फील हो रही है, हमने जिस तरह से प्लांट्स को एक सीक्वेंस से सेट किया हुआ था मिनिमम टू मैक्सिमम, इसी तरह से यहाँ मैंने बखूबी ध्यान रखा ही थी बात का कि जो फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है वो है एपिमेरा जेनिका। एपिमेरा जेनिका जो है, एपिमेरा दैट मीन फॉर अ मूवमेंट। हाँ जी, फॉर अ मूवमेंट, एक पल के लिए, मैं कुछ इस तरह बोलूं, क्षण भंगुर कहते हैं। हाँ जी, कुछ ही पल में नष्ट होने वाला, फॉर अ मूवमेंट। एपिमेरा जेनिका, जेनिका दैनिक से मतलब है, 1 डे से मतलब है, एक दिन से मतलब है। तो एपिमेरा जेनिका मे फ्लाई है, इंसेक्ट है। इंसेक्ट्स की लाइफ स्पैन सबसे कम मानी जाती है और मे फ्लाई की ओनली 1 डे है। तो जैसे आपको यहाँ अच्छे से सीन हो रही है, और भी इंसेक्ट हैं जिनमें ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर और मस्का डोमेस्टिका, जैसे यहाँ जो लिखा हुआ है वो है पैपिलियो डेमोलियस। पैपिलियो डेमोलियस जो है वो लेमन बटरफ्लाई है, और जो मैंने और नाम बोले उनसे आप शायद परिचित हैं। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जिसे फ्रूट फ्लाई के नाम से जाना जाता है, और मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई के नाम से जाना जाता है। अप्रोक्सीमेट 2 to 4 वीक के आसपास ही मानी जाती है, या सीधे सीधे कहते हैं अप्रोक्सीमेट 1 मंथ के आसपास मानी जाती है। तो लेमन बटरफ्लाई जैसे यहाँ लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट 1 मंथ। तो और हम अगर चर्चा करें नेक्स्ट, तो हमको जैसे डोमेस्टिक एनिमल है डॉग, तो आप सभी परिचित है उससे कि 10 to 12 ईयर के आसपास डॉग की लाइफ स्पैन देखने को मिलती है, और नाम कैनिस फैमिलियरिस है। इसके बाद हम बर्ड्स के बारे में बात करें, जिनमें क्रो कॉर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस हमारा इंडियन क्रो है, 2 टाइम स्प्लेंडेंस बोला मैंने। और भी अलग अलग तरह के क्रो हैं जिनकी एज लगभग इतनी ही मानी जाती है, 14 to 15 ईयर्स के आसपास।
बट सभी बर्ड्स की इतनी नहीं है। अगर हम पैरट का जिक्र करें तो पैरट की लाइफ स्पैन सेकंड हाईएस्ट है। तो हाँ जी 140 ईयर्स तक मानी जाती है। पैरट का नाम है सिट्टिकुला यूपेटोरिया। तो अभी जिक्र करेंगे 9th नंबर पे आएगा, तो जैसे लिखा हुआ है सिट्टिकुला, अभी जिक्र करेंगे। अभी हम पहुंचे हैं कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस पे। 2 टाइम मैंने स्प्लेंडेंस वर्ड रिपीट किया। बहुत सारे अलग अलग क्रो हो सकते हैं, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, प्रोलिगेटस, कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस, तो अलग अलग, जैसे श्रीलंकन क्रो है, तो हाँ जी म्यांमार क्रो है, इसको बर्मा क्रो भी कहा जाता है। तो हम इनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लाइफ स्पैन की चर्चा कर रहे हैं। तो बस इतना से याद कर ले, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, कॉर्वस ही याद कर ले, जीनस ही याद कर ले। 14 to 15 ईयर्स मानी जाती है क्रो की। इसके बाद हम और बात करें तो बॉस इंडिका, जिसको बॉस गॉरस भी कहा जाता है, गऊ, हाँ जी गाय से मतलब है काउ, 22 to 25 ईयर्स जो है लाइफ स्पैन माना जाता है काउ का। इसके बाद हम और चर्चा करें तो हॉर्स है, हॉर्स जिसे इक्वस कैबलस कहा जाता है। इक्वस कैबलस की भी 40 to 50 ईयर्स अप्रोक्सीमेट देखने को मिलती है। इतनी ही डोंकी की देखने को मिलती है, जेब्रा लगभग इतनी ही देखने को मिलती है। इक्वस हेमियोनस नाम है, इक्वस क्वेगा नाम है जेब्रा का, इक्वस क्वेगा नाम है, इक्वस हेमियोनस डोंकी का नाम है। तो 40 to 50 ईयर्स के आसपास देखने को मिलती है। जिनमें हॉर्स है, हॉर्स की 40 to 50 ईयर्स है। अगर हम और चर्चा करें तो क्रोकोडिलस पैलुस्ट्रिस है, क्रोकोडाइल, हाँ जी क्रोकोडिलस पैलुस्ट्रिस नाम है क्रोकोडाइल, जो है 60 to 70 ईयर्स देखने को मिली है एवरेज। और हम और चर्चा करें तो लार्जेस्ट लैंड एनिमल है एलिफेंट, जिसे कहा जाता है एलिफस मैक्सिमस। और इसके बाद भी काफी एज देखने को मिली है एलिफस मैक्सिमस की। तो आप अच्छे से सीन कर ले, जैसे आपको दिख ही रहा है यहाँ एलिफस मैक्सिमस एलिफेंट। और हाईएस्ट जिसे मैंने सेकंड हाईएस्ट बताई दी है एलिफस मैक्सिमस की 100 ईयर्स अप्रोक्सीमेट मानी जाती है। 90 ईयर्स यहाँ जैसे लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे याद कर ले, अच्छे से बुक में दिया हुआ है सीबीएसई में। इनके बाद मैंने बोल ही दिया है कि पैरट सिट्टिकुला यूपेटोरिया है, सिट्टिकुला में पी साइलेंट है, यूपेटोरिया में ई साइलेंट है। सिट्टिकुला यूपेटोरिया पैरट है, 140 ईयर्स जो मैंने आपको बताई दी है। अगर मैक्सिमम लाइफ स्पैन एनिमल्स का हम देखें, किस एनिमल का लाइफ स्पैन है, तो नाम है टेस्टुडो एबिंगडोना है। एबिंगडन एक आइलैंड है, एबिंगडन एक आइलैंड है, गैलापागोस के पास ही छोटे छोटे अन्य आइलैंड हैं जिनमें एबिंगडन पर, हाँ जी साउथ अमेरिकन कंटिनेंट है, जहां वॉयज या ट्रेवल किया सर चार्ल्स डार्विन ने। आप सभी परिचित हैं सर चार्ल्स डार्विन के नाम से, जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी है। तो वही गैलापागोस, और उसी के पास अदर आइलैंड है जिनमें नाम है एबिंगडन। एबिंगडन पे इस तरह के टॉर्टोइस देखने को मिले हैं जिनकी लाइफ स्पैन काफी ज्यादा है, और वो 250 से भी ज्यादा देखने को मिली है। सीबीएसई में अगर आप देखेंगे तो 150, मोर देन 150 लिखी हुई है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको 250 ईयर से भी ज्यादा देखने को मिल जाएगी टॉर्टोइस की। तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन अमंग एनिमल्स वो है आपका टॉर्टोइस, हम टेस्टुडो एबिंगडोनाई कहते हैं। मैंने 10 जो नाम बोले हैं, 10 टर्म्स साइंटिफिक, मैं एक बार इनको रिपीट करता हूं आपके सामने ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। एफिमेरा डेनिका, एफिमेरा डेनिका मे फ्लाई वन डे है, मिनिमम लाइफ स्पैन अमंग एनिमल्स। पेपिलियोडेमोलियस लेमन बटरफ्लाई है 1 मंथ। नेक्स्ट Canis family is dog 10 to 12 years. Next Corvus splendens 14 to 15 years approximate. Next Bos indicus or Bos gorus cow 22 to 25 years. Next Equus cavillus horse 40 to 50 years. Next Crocodilus palustris crocodile 50 to 60 years, 60 to 70 years. Next Elephas maximus elephant approximate 90 years.
नेक्स्ट सेकंड हाईएस्ट, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि आजकल ऐसी चीजें काफी देखने को मिल रही हैं एग्जाम में कॉम्पिटिटिव, तो नीट के एग्जाम में भी आने के चांसेस बनते हैं। सिटिकुला यूपेटोरिया है, लाइफ स्पैन जो है वो मैंने बता ही दिया है 140 है पैरट की। इसके बाद नेक्स्ट बात करें टॉर्टोइज टेस्टुडो एबिंगडोना है, टॉर्टोइज की बुक में अगर सीबीएसई में बात करें तो 150 लिखी हुई है, और गूगल करेंगे तो आपको मोर देन 250 भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो शायद आपको लाइफ स्पैन जो टॉपिक था आपका छोटा सा वो दिया हुआ था, इनके बारे में भी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार इस तरह के रेक्टिफिकेशन वाले जो है या मैं कहूँ इस तरह की चीजें भी पूछी जा सकती है। तो हम रुक करते हैं अपने नए प्रकरण की ओर। हाँ जी, जीवन अवधि या जीवन काल जो आपका टॉपिक था, सीधे सीधे कहूँ लाइफ स्पैन जो टॉपिक था, आप उससे भली भांति उसका ज्ञान उसका अवबोध कर चुके हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और वो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखेंगे, हाँ जी, पार्ट फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो उसमें हम चर्चा कर चुके हैं। डेफिनेशन जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने वहां की, हमने स्पेशलिटीज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, हम असेक्सुअल और सेक्सुअल में कुछ डिफरेंस कर चुके थे। यहां जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स या किस तरह के प्रोसीजर्स चलते हैं, उनकी यहां हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप सभी एक बार सीन कर लें, जैसे टॉपिक लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। हाँ जी, मैंने जैसे बताया 3 टाइप्स का आप रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं हायर क्लासेस में, जिनमें असेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यहाँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट मान के आप पढ़ने वाले हैं। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पहले ही आप कर चुके हैं, स्पेशलिटीज से मैं आपको अवगत करवा ही चुका हूं। और जैसे यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स में, तो यहाँ लगभग सभी प्लांट्स का, एनिमल्स का, सभी का जो है बखूबी ध्यान रखा गया है। तो यहाँ लिखा हुआ है इन लोअर प्लांट दैट मीन एल्गी हैं, फंजाई है, लाइकेन्स हैं। इन लोअर एनिमल्स, हाँ जी, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है, तो लोअर एनिमल्स में अमोइबा है, अमोइबा प्रोटियस है, पैरामीशियम है, पैरामीशियम की अलग अलग स्पीसीज यहाँ आपको पढ़ने को मिलेंगी, जैसे पैरामीशियम कॉर्डेटम, पैरामीशियम ऑरलिया। हाँ जी, और टॉपिक आएंगे आगे जाके, तो उनमें भी आपको ये टर्म्स पढ़ने को मिलेंगे। इसके अलावा युग्लिना की स्पीसीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, युग्लिना ग्रेसिलिस, युग्लिना विरिडिस। तो हाँ जी, तो ये जितने भी मैंने अभी बोले सभी प्रोटोजोन्स हैं और सभी यूनिसेलुलर, हम जिनको ज्यादा उचित रहेगा कहें असेलुलर, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन हायर प्लांट्स, इनकी भी चर्चा हम आगे करेंगे वक्त के साथ साथ। तो आप बने रहे हमारे साथ, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब 5 काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ आपको पढ़ने को मिल रहे हैं, जबकि आरबीएससी में 3 टाइप्स में बांट के हमने जो है इसकी स्टडी की, जैसे अगेमोस्पर्मी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड अदर के अंदर हमने एपोमिक्सिस, माइक्रो प्रोपेगेशन और पॉली एम्ब्रियोनी जैसे टर्म्स का जो है जिक्र किया। तो यहाँ जो आपको पढ़ने को मिल रहे हैं वो हैं फिजन के बाद बडिंग के बाद स्पोरुलेशन दैट मीन स्पोरल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स हम कह दें, फ्रेगमेंटेशन, और लास्ट जो 5th है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है आज का, जैसे लिखा हुआ है साफ साफ टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें 5 जो मैंने पॉइंट बोले फिजन। अब फिजन के अंदर भी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बडिंग में भी टाइप्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, जैसे हाँ जी, एक्सोजीनस बडिंग, एंडोजीनस बडिंग। एंडोजीनस बडिंग को रिप्रोडक्शन थ्रू जिम्यूल्स कह सकते हैं।
स्पोरुलेशन। अब स्पोरुलेशन में भी अलग अलग तरह के स्पोर्स आप पढ़ेंगे, जिनमें जू स्पोर्स या प्लानोस्पोर्स, प्लानोस्पोर्स, अब इनके अंदर भी टाइप्स पढ़ेंगे हम बहुत सारे, तो उनकी चर्चा वक्त के साथ साथ करेंगे। फ्रेगमेंटेशन और लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज वो है फीजन। कोई पूछे व्हाट इज फीजन, तो समझ में आ ही गया, अ काइंड ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट प्लांट, पेरेंट एनिमल और पेरेंट entire body is divided into two daughter cells. Daughter cells are similar in orientation with their parent but small in size and divided by mitosis or amitosis. Amitosis जिसको हम क्रिप्टोमाइटोसिस और प्रोटोमाइटोसिस भी कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आपको अच्छे से सीन हो ही रहा है, फीजन a kind of asexual reproduction in which a parent cell is divided into two or more than two daughter cells। तो हाँ जी, आज जैसे अगर हम बाइनरी फीजन के लिए बात करें तो बाइनरी फीजन की चर्चा करेंगे तो वहां 2, और अगर मल्टीपल फीजन की चर्चा करेंगे तो मोर देन 2 आपको डॉटर सेल्स देखने की मिलेंगी। जो बनने वाले डॉटर सेल्स हैं या जो हाँ जी ऑफस्प्रिंग जो बनेगी वो सिमिलर होगी, अपने पेरेंट के जैसे ही होगी फॉर्म में, ओरिएंटेशन या उसका जो कॉन्फ़िगर जो बनेगा वो, बट स्मॉल होंगी साइज में। और डिवाइडेशन का जो मैकेनिज्म चलेगा वो लिखा हुआ है थ्रू अमाइटोसिस और क्रिप्टोमाइटोसिस को हम प्रोटोमाइटोसिस के नाम से भी जानते हैं और माइटोसिस। अब माइटोसिस से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन अगर हम क्रिप्टोमाइटोसिस या हम प्रोटोमाइटोसिस या अमाइटोसिस वर्ड के बारे में चर्चा करें तो शायद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस टर्म को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रैमेक। रैमेक ने पहली बार जो है डिस्कवरी की है, इस टर्म को दिया है। अमाइटोसिस और माइटोसिस दोनों ही वर्ड देने वाले हैं एडवर्ड स्ट्रॉसबर्गर, बट जिन्होंने डिस्कवरी की है अमाइटोसिस की उनका नाम है रैमेक। तो कोई पूछे कि व्हाट इज अमाइटोसिस, तो अमाइटोसिस इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन। तो इतना आप सभी को समझ में आ ही गया है कि सेल डिवीजन का एक टाइप है जिसमें हम माइटोसिस, मियोसिस और अमाइटोसिस या क्रिप्टोमाइटोसिस भी पढ़ते हैं। तो अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन इन विच बोथ प्रोसीजर्स अकर साइमल्टेनियसली, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। मैं कुछ इस तरह से कहूं कि वो सेल डिवीजन जिसमें दोनों प्रोसीजर, केंद्रक द्रव्य विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है और उसके साथ साथ ही साइटोप्लाज्म या सेल वॉल भी बनती है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और सेल वॉल भी बनेगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन इन विच both mechanism karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis that mean division of nucleus and cytokinesis that mean division of a cytoplasm, या हम कुछ इस तरह से कहें formation of cell wall occurs simultaneously that mean at a time। जबकि अगर हम माइटोसिस मियोसिस की चर्चा करें तो वहां पहले जो प्रोसीजर चलता है वो है कैरियोकाइनेसिस। इसका मतलब पहले कैरियोन या न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद जो प्रोसीजर चलेगा वो है साइटोकाइनेसिस। बनने वाली डॉटर सेल्स में जो जेनेटिक मैटर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर माइटोसिस मियोसिस की चर्चा करें, जैसे कि अगर हाफ भी होगा तो जो 2 डॉटर सेल बनने वाली है, 4 डॉटर सेल बनने वाली है, उनमें जो जेनेटिक मैटर जाता है उसका जो अमाउंट है वो कंटेंट सेम रहेगा। बट अगर अमाइटोसिस की चर्चा करें तो कम या ज्यादा अमाउंट जो है दोनों डॉटर सेल्स के अंदर बनने वाली जो डॉटर सेल्स हैं उनमें मूव कर सकता है। तो ये था आपका क्रिप्टोमाइटोसिस या अमाइटोसिस हम कहें। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट सेल इज डिवाइडेड टू गिव्स राइज 2 or more than 2 daughter cells through amitosis, that means cryptomitosis or mitosis। This entire procedure is referred as fission, and fission again is divided into 2 classes or 2 categories। समझ में आ ही गया होगा, अगर 2 डॉटर सेल्स बनेंगी तो बाइनरी फिजन, और अगर मोर देन 2 डॉटर सेल्स बनेंगी
तो मल्टीपल फिजन, तो इजीली आप डिफाइन कर सकते हैं। अब फिजन के टाइप है ये, जैसे लिखा हुआ है, अ टाइप ऑफ फिजन इन विच पेरेंट सेल डिवाइडेड टू गिव्स राइज टू डॉटर सेल्स थ्रू वही माइटोसिस और क्रिप्टोमाइटोसिस। अब क्या है इसके एग्जांपल, तो वो आपको, अब इसमें भी टाइप्स जैसे अगर आप बुक रीड करेंगे तो उसमें इन टाइप्स की चर्चा नहीं की गई है। नॉर्मली इनको मैं 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करता हूं। फर्स्ट है इररेगुलर एंड सेकंड है रेगुलर। अब रेगुलर को फिर से 2 में डिवाइड किया हुआ है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो आपको यहाँ 3 टर्म्स देखने को मिलेंगे, जिनमें इररेगुलर बाइनरी फिजन, जो नेक्स्ट होगा वो होगा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, और जो थर्ड जो लास्ट होगा वो होगा आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो हम डायग्रामेटिक अगर देखें, जैसे कि आपको अमोइबा प्रोटियस का जो पेरेंट सेल है, ये स्ट्रक्चर ऑफ अमोइबा नजर आ रहा है, काफी अच्छे से बनाया हुआ है, और लेबलिंग जो है सेट की हुई है पूरी अच्छे से। पूरा का पूरा जो बॉडी दिखाई दे रहा है पेरेंट सेल का, वो इर्रेगुलर है। हाँ जी, अमोइबा नाम से ही पता लगता है, अमोइब इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स शेप शिफ्टिंग। जो, हाँ जी, शेप चेंजिंग बोल ले, शेप शिफ्टिंग बोल ले, जो अपनी शेप चेंज करता रहता है उसको बोला जाता है अमोइबा। और प्रोटियस का मतलब भी एक यूनानी या ग्रीक मिथोलॉजिकल एक सी डेवल है या सी डिमोन है, जो अपनी शेप शिफ्ट करता है। तो अमोइबा प्रोटियस नाम है अमीबा का पूरा विद स्पीसीज। इसके प्लाज्मा लेमा ही है, और चारों तरफ ना कोई पेलिकल है, प्रोटीन की एक रिजिड लेयर मिलती है, टफ टाइट, बट वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ जी, यहाँ प्रेजेंट नहीं है। फिर भी इसके चारों तरफ एक सिलिका शीट देखने को मिलती है, सिलिका SiO2, तो मिट्टी की परत देखने को मिलती है, सीधे सीधे कहूं सॉइल की एक लेयर देखने को मिलती है SiO2 की। तो लिखा हुआ है सिलिका शीट, जिसके डॉट डॉट जो है अगर आप देखेंगे चारों इसके या मैं कहूं जो इसके ऑल अराउंड जो है ये इस तरह से डॉट बनाए हुए हैं। ये प्लाज्मा लेमा है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं हम। प्लाज्मा लेमा से आप सभी परिचित हैं। यहाँ प्लाज्मा लेमा की का जो थिकनेस होगा या डायमीटर होगा वो 1 to 2 माइक्रोन मीटर है, वो यहाँ लिखा हुआ है। साथ में थिन पतली है, स्मूथ है, फ्लेक्सिबल है, सेमी परमिएबल है, उनसे आप सभी परिचित हैं। एंड हैविंग एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। हाँ जी, अगर कहीं से भी ये कट फट जाता है तो ये फिर से जो है रीजनरेट कर लेता है खुद को, या रिपेयर कर लेता है खुद को। तो ये प्लाज्मा लेमा की बदौलत आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे आपको ये लोब्स निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। इन लोब्स से ही ये लोकोमोशन करता है, और इसके फॉल्स फीट हम कह सकते हैं। इनके लिए एक स्पेशल टर्म दिया गया है, वो है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, यहाँ बहुत सारे स्यूडोपोडिया दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक और टाइप का अमीबा है जिसका जीनस है एंट अमीबा, पूरा नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो सीबीएसई में आपको प्रैक्टिकल के अंदर भी स्पॉटिंग में इसकी स्लाइड एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की देखने को मिलेगी। इसमें ओनली सिंगल स्यूडोपोडिया मिलता है, और एक डिजीज करता है, एक तरह का एंडोपैरासाइट है, हमारी इंटेस्टाइन में मिलता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और डिजीज का नाम है अमीबियसिस। इसे अमीबॉइड डिजेंट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो चर्चा करेंगे इसकी भी। अभी तो हम फर्स्ट चैप्टर पे हैं अपने। तो एक चैप्टर आएगा 8th, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड कॉमन डिजीज। तो उसमें हम उस चीज की चर्चा करेंगे। अभी हम अपने इसी टॉपिक पर बने रहते हैं। यहां आपको एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलेगी, जबकि अगर हम चर्चा करें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की तो वो हमारे अंदर रहता है। ये जबकि फ्रेश वाटर है, तो यहाँ हाँ जी, यहाँ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की जरूरत है, एसेंशियलिटी है। बट अगर हमारे अंदर है, एंडोपैरासाइट है, तो उसको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की कोई जरूरत नहीं है, तो वहां कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं मिलती। हाँ जी, ये ऑस्मो रेगुलेशन करती है, एक्सक्रेशन करती है। तो क्योंकि पानी के अंदर है, फ्रेश वाटर में है, तो मोस्टली पानी इसके अंदर आ जाएगा। हाँ जी, जो आप सभी जानते हैं, जो
प्रोसीजर है उसे एंडोस्मोसिस कहा जाता है, जहां जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेमी परमिएबल के थ्रू अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, पानी बाहर बहुत सारा हो, इसके अंदर जो है सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम, तो पानी अपनी हायर कंसंट्रेशन से इसमें मूव करेगा, बट टाइम टू टाइम इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी के आसपास आपको ये छोटी छोटी अदर ये और भी जिनको वाटर वेसिकल्स या अनकॉन्ट्रेक्टाइल वाटर वैक्यूल्स हम कह सकते हैं, उनमें पहले ये पानी इकट्ठा होता है और वो कलेक्ट होकर इसके अंदर डाल दिया जाता है। एक जो बनती है ये काफी बड़ी, इसे कॉन्ट्रेक्टाइल कहा जाता है, जो इन माइटोकॉन्ड्रिया की बदौलत जो है ये फैलती है, सिकुड़ती है और यहां से बैक साइड से जो है सारा का सारा पानी रिमूव कर देती है। अब कैसे पता लगता है, किस तरह से पता चलता है कि कौन सा एंटीरियर पोर्शन है कौन सा पोस्टीरियर, तो जिस डायरेक्शन में ये मूव करता है वो इसका एंटीरियर पोर्शन है। आगे के जो इसके लोब्स या आगे के स्यूडोपोडिया, उनको स्पेशल टर्म दिया गया है, इसको लोबोपोडिया कहा जाता है, जैसे लिखा हुआ है लोबोपोडिया एट एंटीरियर रीजन। बट अगर हम पोस्टीरियर रीजन वाले की चर्चा करें, जैसे कि इसको पकड़ के दिखाया हुआ है, यूरोइड कहा जाता है एट पोस्टीरियर रीजन। तो आप सभी को शायद काफी अच्छी नॉलेज मिल रही है। लोबोपोडिया टर्म, यूरोपोडिया टर्म से आप अवगत हो चुके हैं। मिड में एक बड़ा न्यूक्लियस है, उसको आप सभी जानते हैं। फोर उसके पार्ट्स होते हैं, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको कैरियोप्लाज्म भी कहा जाता है, इसमें काफी सारी न्यूक्लियोलस हैं, इसके अलावा क्रोमेटिन है, इसमें छोटी छोटी जो है क्रोमेटिन्स की जो ग्रेन्यूल्स हैं या पार्टिकल्स, ये कणिकाएं हैं, तो उनका नंबर 500 से 600 जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो ये न्यूक्लियस के पोर्शन थे सारे। अगर हम चर्चा करें जिस डायरेक्शन में मूव करता है, तो अंदर का जो एंडोप्लाज्म है वो एक्टोप्लाज्म पे अपना प्रेशर लगाता है, तो उस प्रेशर की वजह से आगे की तरफ जो एंटीरियर जो पार्ट है वहां एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हाइलिन कैप नाम दिया गया है। तो साइटोप्लाज्म, इसका मतलब यहाँ 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, वो आप सभी जानते हैं। एक्टोप्लाज्म आउटर साइड वाला है और इनर साइड वाले को हम एंडोप्लाज्म का कहते हैं। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मास्ट, तो हाँ जी, मास्ट सेल के नाम से भी आप हो सकता है आप में से कई बच्चे मास्ट सेल जानते हों। मास्ट सेल की चर्चा करेंगे, इन्हीं के नाम पे रखा गया है मास्ट सेल। तो अकॉर्डिंग टू मास्ट, इन 1926 मास्ट डिवाइडेड entire endoplasm into 2 parts. Outer is plasma gel and inner is plasma soul. अगर आप देखेंगे तो ये तो हो गया आपका एक्टोप्लाज्म जो कॉर्नर पे है, बट अब पूरा का पूरा जो एंडोप्लाज्म है वो 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है। एक तो ये वाला हिस्सा, एक जो यहाँ ज्यादा डॉट दिखाई दे रहे हैं ये सॉलिड कंडीशन में है, इसे हाँ जी ग्रैन्युलर है, यहाँ जेल जैसे भी है, मटेरियल जेली जैसा भी है, हेटेरोजीनस है, तो मतलब इक्वल नहीं है। यहाँ पे ग्रैन्यूल्स भी मौजूद हैं और यहाँ जेली भी है, बट यहाँ जेल ही जेल मौजूद है, अग्रैन्युलर है, होमोजीनस है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है पूरे के अंदर। इसको कहा जाता है प्लाज्मा जेल, और जो बाहर वाला है उसको प्लाज्मा जेल, और जो अंदर वाला है उसे कहा जाता है प्लाज्मा सोल। तो एक्टोप्लाज्म अग्रेनुलर था, होमोजीनस था। जो एंडोप्लाज्म है वो ग्रेनुलर है, जैसे दाने जैसा भी है और जेली लाइक भी है, ये जेली लाइक। और जैसे मैंने कहा हेटेरोजीनस है, अंदर बाहर जो है, जैसे कि यहाँ ग्रेन्यूल्स हैं, यहाँ जेली है, तो पूरे में एक जैसा मैटर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। अगर यहाँ कहें तो हम पूरे के अंदर, तो ये होमोजीनस अग्रेनुलर पार्ट यहाँ मौजूद है। तो मुझे लगता है आपको बखूबी समझ आ रहा है। यहां लिखा भी हुआ है अकॉर्डिंग टू मास्ट 1926 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एंडोप्लाज्म को प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सोल में डिवाइड किया हुआ है। बाकी अगर हम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के बारे में बात करें तो मैंने कुछ चीजें आपको बताई, इसके आसपास जो है उनको वाटर वैक्यूल्स या अनकॉन्ट्रेक्टाइल
वाटर वेसिकल्स कहा जाता है। इसकी जो मेम्ब्रेन है इसे वैक्यूलर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशल टर्म है टोनोप्लास्ट। जैसे यहाँ लिखा हुआ है टोनोप्लास्ट, अगर आप चर्चा करेंगे ये जो मेम्ब्रेन थी इसे टोनोप्लास्ट, और जो इसमें भरा रहता है उसे सेल सेप, उसे हम आजकल वैक्यूलर सेप के ही नाम से जानते हैं। और जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो है बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। तो काफी सारी चीजें जो इसके अंदर मौजूद थी लगभग मैंने उनसे सभी से आपको अवगत करवा दिया है। साथ में यहाँ फूड वैक्यूल्स हैं जिनमें फूड सब्सटेंस जो है स्टोर रहते हैं, उन्हीं के पास पास छोटी छोटी लाइसोसोम की जो है वो वेसिकल्स हैं या बैग्स हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ऐसे लाइसोसोम। बाकी आप जानते हैं एक साइड गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी बॉडी है, एक साइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, कुछ 80S राइबोसोम हैं। तो ये सारी चीजें या कुछ अदर सेल ऑर्गेनल्स यहाँ लिखे हुए हैं, जो जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। ये माइटोकॉन्ड्रिया और भी हो सकते हैं, जैसे अगर जैसे हम अमीबा के बारे में बात करें तो अमीबा में 50,000 तक भी जो है, हाँ जी 50,000 तक भी जो है इसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल सकते हैं। लाइसोसोम लिखा हुआ है, इसके अलावा 80S राइबोसोम। अगर हम चर्चा करें तो इसमें एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के बेस पे अमोइबा को अमोनोटेलिक कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है। अमोनोटेलिक का मतलब ये अमोनिया रिलीज करता है, तो इसमें टेम्परेरी गैस वैक्यूल है, लिखा हुआ है कंटेन अमोनिया। बाकी जैसे अगर आप हमारी भी चर्चा करें तो हम यूरिया रिलीज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मोस्टली जो अमाउंट है वो यूरिया का रिलीज करते हैं, उसके साथ यूरिक एसिड और जो अदर कंपोनेंट है वो भी रिलीज करते हैं। तो ये भी जैसे बायूरेट, ट्रायूरेट के यानी कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल भी रिमूव करता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बायूरेट, ट्रायूरेट। उसके एक्सक्रीटरी ग्रेन्यूल भी यहाँ जैसे ये मौजूद हैं और इनको भी ये रिमूव करता है। तो हम यहाँ अमीबा के स्ट्रक्चर की चर्चा नहीं कर रहे थे, फिर भी मैंने इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और जैसे आपको अब इस बीच में एक बड़ा न्यूक्लियस था वो आपको डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है, उसके साथ जैसे मैंने कहा जो पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म है वो भी इसी के साथ डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों मैकेनिज्म साथ चल रहे हैं, जो कैरियोन है वो भी डिवाइड हो रहा है, जो न्यूक्लियस था वो तो डिवाइड हो ही रहा है, और साइटोप्लाज्म जो है वो भी साथ साथ डिवाइड हो रहा है। और बीच में दो डॉटर सेल बनने वाली है, बीच में एक ब्रिज बनता है प्रोटोप्लाज्म का, जिसे प्रोटोप्लाज्मिक लिंकेज या प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और लगभग न्यूक्लियस ने एक ऐसी शेप ले ली है जिसे डंबल शेप कहें हम, हाँ जी कुछ आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है डंबल जैसा, तो डंबल शेप न्यूक्लियस बन जाता है। 2 न्यूक्लियस लगभग यहाँ बनने वाले हैं, इसलिए स्टेट को या इस अवस्था को नाम दिया गया है, इस स्टेज को नाम दिया गया डायकैरियोन स्टेज। तो डाय का मतलब 2, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो लास्ट में दोनों जो है वो आपके सामने 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं, और हमको जो हमारा जो मैकेनिज्म था वो यही था। अब इर्रेगुलर चलता है, जैसे मैंने कहा कि मोस्टली आप देखेंगे जेनेटिक मैटर यहाँ आ गया है और कुछ जेनेटिक मैटर यहाँ चला गया है, और लगभग दोनों जो है उसमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट भी एक जैसा नहीं है। तो लगभग यहाँ जो चलता है इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन चलता है, क्योंकि शेप जो अमोइबा है उसका शेप इर्रेगुलर होता है। और मैंने दोनों एग्जांपल आपको बता दिए। और ये अमोइबा नॉन पैथोजेनिक है, कोई डिजीज नहीं करता, लेकिन अभी जैसे मैंने बात करी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो मैं बता ही चुका हूं पैथोजन ऑफ अमीबियसिस है, जिसे अमीबॉइड डिजेंट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रोटोजोन्स के अंदर हम इनको रीड करते हैं। 11th क्लास में आप प्रोटोजोआ की 4 क्लासेस पढ़ते हैं, जिनमें सार्कोडीना, राइजोपोडा और उसी को ही अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के नाम से जाना जाता है। सेकंड है सीलिएटा, थर्ड है प्लेजिलेटा और लास्ट है स्पोरोजोआ। तो प्रोटोजोन्स की फिर से मैं 4 कैटेगरीज बता देता हूं, जिनमें सार्कोडीना के अंदर हम इसको रीड करते हैं।
सार्कोडीना को ही राइजोपोडा या अमीबॉइड प्रोटोजोन्स कहते हैं। इसके अलावा सीलिएटा, जिसमें सीलिएटा के अंदर हम चर्चा करते हैं पैरामीशियम की। इसके अलावा फ्लैजिलेटा और लास्ट है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में जब हम चर्चा करेंगे वो है प्लाज्मोडियम। तो यहां पढ़ने को मिलेगा आपको प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। जैसे मैंने पहले ही बताया कि लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन में आपको यूग्लिना के एग्जांपल देखने को मिलेंगे। अभी तक इर्रेगुलर फिजन चल रहा था, इर्रेगुलर डिवीजन चल रहा था, लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो जैसे मान लिया जाए कि ये यूग्लिना है, ये यूग्लिना जो है वो लगभग यहां से डिवाइड होने वाला है। अगर इस तरह से डिवीजन चलेगा तो ट्रांसफर डिवीजन, अगर इस तरह से डिवीजन चलता है तो उसे लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन कहते हैं। अगर हम कहें कि जो आपका मेन एक्सिस है उसके अगर पैरेलल में उसको सेंटर से जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो उसे कहा जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल। अगर हम कहें जो आपका मेन जो पार्ट है उसको अगर 90 डिग्री एंगल पर जो है वो कट करेगा तो ये कहलाएगा आपका ट्रांसवर्स डिवीजन। तो दोनों ही आपको स्पीसीज देखने को मिल रही हैं, यूग्लिना ग्रेसिलिस, यूग्लिना विरिडिस। और हाँ जी, प्रोटिस्टा में 5 कैटेगरीज बनाई हुई है। जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से आप सभी परिचित हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। जिनमें प्रोटिस्टा का अगर हम जिक्र करें तो प्रोटिस्टा में भी 5 ग्रुप बनाए हुए हैं, जिनमें क्राइसोफाइसी फर्स्ट है, क्राइसोफाइसी, जिसमें आप डेस्मिड और डायटम्स की चर्चा करते हैं। इसके बाद में डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स के बाद में दिया हुआ है यूग्लिनोइडी, जिसको हाँ जी यूग्लिनोइडी में ही यूग्लिना की स्टडी करते हैं। यूग्लिना एक ऐसा नॉन एग्जाम्पल है जो प्लांट्स और एनिमल के बीच कनेक्टिव लिंक का काम करता है। हाँ जी, इसको प्लांट और एनिमल के बीच कनेक्टिव लिंक माना जाता है। ऐसा क्यों, तो उसकी अभी चर्चा कर रहे हैं हम, आपको अच्छे से सीन कर लें। इसके अलावा 2 कैटेगरीज और हैं यूग्लिनोइडी के अलावा, स्लाइम मोल्ड, और लास्ट है प्रोटोजोआ, जिससे हम परिचित करवा चुके हैं आपको। तो ये आपका यूग्लिना एक लगभग आपको इसका स्ट्रक्चर अच्छे से दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने अभी ये दिखाया, ये कुछ इस तरह से है। और 2 इसमें से फ्लैजिला आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये काफी बड़ा है, लगभग इसकी अगर पूरी बॉडी देखें तो उसका डबल मान लिया जाए एक, और एक जो है काफी छोटा है। जिस पॉइंट से निकलते हैं दोनों, उन्हें हम काइनेटोकोर कह दें, उन्हें हम ब्लीफेरोप्लास्ट कह दें। बहुत पहले ब्लीफेरोप्लास्ट कहते थे, आजकल काइनेटोकोर हम कह सकते हैं, या बेसल ग्रैन्यूल कह दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये लिखा हुआ है ऐसे, ब्लीफेरोप्लास्ट या बेसल ग्रैन्यूल। ये एक आप देखेंगे एक वेसिकल, एक पुट्टिका जैसी या एक पॉट जैसी स्ट्रक्चर में से निकल रहे हैं। इस पॉट को सेलुलर गट कहा जाता है। हाँ जी, पूरी एक सेल है, तो अलग से कोई इसमें गट या इंटेस्टाइन नहीं है। इसमें 3 पार्ट्स, अगर अपर रीजन देखें तो ये गोल सा एक माउथ जैसा ओपनिंग है, जिसे वेस्टिबुलम या गलट कहा जाता है। इसके अलावा जैसे हमने पॉट, जैसे मैंने बोला मटका, मटके का जो ऊपर का हिस्सा है थोड़ा हाँ जी सकड़ा सा रहता है, तो वो हिस्सा नेक कहलाएगा, या नेक। और जो लास्ट का हिस्सा है जो काफी चौड़ा है उसे कहा जाता है रिजर्वियर। तो 3 पार्ट्स के अंदर बांटा हुआ है, वेस्टिबुलम, वेस्टिबुलम गलट, और नेक और रिजर्वियर, और सेलुलर गट कहा जाता है। अगर नेचर में अगर जिस कंडीशन में रह रहा है वहां लाइट नहीं है, और तो ये हेट्रोट्रॉफ की तरह बिहेव करता है, और ये जो भी फूड पार्टिकल्स हैं उनको यहां से एंगल्फ करता है और फिर डाइजेस्ट करता है। बट अगर सनलाइट मौजूद है तो इसमें प्लास्टिड्स भी हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट है तो सनलाइट के थ्रू एनर्जी ट्रैप करेगा और फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बना लेगा। तो इसमें फिर दोनों ही तरह के स्टोर फूड भी मिलते हैं। अगर हेट्रोट्रॉफ है तो उस दौरान इसमें ग्लाइकोजन पार्टिकल्स मिलेंगे, जैसे रेड कलर के बनाए हुए हैं। अगर ये प्लांट्स की तरह बिहेव कर रहा है तो उस समय इसमें एक स्पेशल टाइप का कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा जो स्टार्च से रिजेम्बलेंस रखता है
इसे पैरामाइलोन कहा जाता है। तो पैरामाइलोन स्टार्च जैसा है बट स्टार्च नहीं है। पैरामाइलोन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ये आपके सामने ये काफी सारे जो है ये डॉट जो बना रखे हैं ये ही पैरामाइलोन है। मैंने बोला ये केवल जब ये ऑटोट्रॉफ की तरह बिहेव कर रहा है या प्लांट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसको कहा जाता है प्लांट्स हम कह सकते हैं, या इसके अंदर जो स्टोरेज फूड मटेरियल मिलेगा वो है पैरामाइलोन। तो क्यों कहा जाता है प्लांट और एनिमल्स के बीच कनेक्टिव लिंक, शायद आपको बखूबी इसका अंदाजा हो गया है। और इसके प्लास्टिड की खासियत है कि इसमें पायरेनॉइड मिलता है। कोई पूछे व्हाट इज पायरेनॉइड, तो पायरेनॉइड इज अ ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीनस ग्रैन्यूल एंड प्रोटीनस ग्रैन्यूल इज ऑल अराउंड इज कवर्ड बाय मैनी स्टार्च लैमेली और मैनी स्टार्च स्ट्रिप्स। मैं कुछ इस तरह से कहूं कि एक बॉल है, हाँ जी, जैसे एक बॉल है, ये बॉल तो हो गई प्रोटीन का ग्रैन्यूल, ये बॉल हो गई प्रोटीन का ग्रैन्यूल, और ये बहुत सारी जो स्टार्च स्ट्रिप हैं, ये बहुत सारी जो स्टार्च स्ट्रिप हैं वो इसके चारों तरफ मौजूद हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसे पायरेनॉइड कहा जाएगा। तो आपको बीच में दिखाई दे रहा है डॉट लगाया हुआ है, उसके चारों, हाँ जी, जो बीच में डॉट है वो प्रोटीनस ग्रैन्यूल है, वो समी में आपको नजर आ रहा है, और इसके चारों तरफ जो रेड रेड मार्क किए हुए हैं वो स्टार्च की लैमेली है। तो स्टार्च लैमेली स्टार्च की स्ट्रिप्स हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को पायरेनॉइड कहा जाता है। पायरेनॉइड के थ्रू भी ये अपना फूड स्टोर करके रखता है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया है क्या है पायरेनॉइड। बहुत बार पायरेनॉइड का क्वेश्चन पुटअप किया गया है। आगे के पोर्शन में इसमें एक आई स्पॉट जिसको स्टिग्मा भी कहा जाता है, स्टिग्मा को हम आई लेंस कह सकते हैं, लिखा हुआ है आई स्पॉट एपरेटस, आई लेंस बोल दें, स्टिग्मा कह दें, जिसमें फोटोसिंथेटिक प्लेट्स हैं, जिनमें थाइलेकॉइड्स हैं, हाँ जी वही थाइलेकॉइड्स, जिनमें क्लोरोफिल कंटेंट मिलते हैं, या मैं कुछ कहूं कैरोटीनॉइड्स यहां देखने को मिलते हैं, कैरोटीन, इसी की वजह से। और इसमें जेंथोफिल की जो है जेंथोफिल भी मिलते हैं, साथ में लिपिड की ड्रॉपलेट्स मिलती हैं। तो इसकी वजह से रेडिश या ऑरेंज कलर का नजर आता है। तो शेडिंग ऑर्गन है, लगभग ये आई के तरह मान सकते हैं, बट परफेक्टली आई नहीं है। आई में एक इमेज बनती है पर्टिकुलर, बट यहां इसको पता लग जाता है कि कोई इसके आसपास आ गया है, बट एक पर्टिकुलर इमेज नहीं बनती, शेड बनती है उसकी छाया, शेडो। तो मुझे लगता है समझ आ गया है क्या है। और जैसे मैंने कहा अभी हमने अमोइबा देखा, तो अमीबा के अंदर या अमोइबा में, हाँ जी, इरेगुलर शेप होने का कॉज ही ये था कि उसके चारों तरफ कोई भी लीनिंग नहीं मिलती, एक टाइट या रिजिड कवरिंग नहीं थी। लेकिन अगर यूग्लिना एक शेप में है अच्छी, तो इसका कॉज है इसके चारों तरफ एक हार्ड, एक रिजिड, टाइट, टफ लेयर है, प्रोटीनस शीट है, जिसे नाम दिया गया है पेलिकल। तो लिखा हुआ है पेलिकल। कोई पूछे व्हाट इज पेलिकल, तो मैं जवाब दे चुका हूं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से आपको परिचित करवा दिए गए पहले ही, हाँ जी, अमोइबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है सेम वो ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, वो ही टोनोप्लास्ट, अंदर सेल सेप और वैक्यूलर सेप, चारों तरफ अनकॉन्ट्रैक्टाइल वाटर वेसिकल्स या वाटर वैक्यूल्स, और चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी सभी चीजें आप जानते हैं। पेलिकल के जस्ट अंदर की साइड जो होगी वो प्लाज्मा, लेमा और सेल मेम्ब्रेन। अंदर का जो साइटोप्लाज्म है 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म, और लास्ट है इसमें ये न्यूक्लियस। तो मुझे लगता है इसकी स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ आ गई। लेकिन हम जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं वो है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। यहां से भी ये डिवाइड होने वाला है, और डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स इससे बनने वाली हैं। जब साइटोप्लाज्म बटेगा तो सेल्स बनेगी छोटी 2। तो आप देख लें, जैसे आपको ऊपर नजर आ ही गया है, ये हमारे पास अब ये बीच में से बटता हुआ नजर आ रहा है, साथ में न्यूक्लियस वही डंबल शेप या 2 न्यूक्लिया आपको दिखाई दे रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों ही एक साथ बट रहे हैं। तो डाइकैरियोन स्टेट कह सकते हैं, जहां पे 2 कैरियोन या 2 न्यूक्लियस मौजूद हैं, साथ में 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं एट द लास्ट। तो मुझे लगता है आपको दोनों में मैकेनिज्म समझ आ गया है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना थ्रू वही लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, और ऊपर जो हमने पढ़ा उसमें
इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, अमीबा में इर्रेगुलर बाइनरी फिजन चलता है। अब ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन तो आपको देखने को मिलेगा जैसे प्रोकैरियोट्स हैं जिनमें बैक्टीरिया हैं काफी सारे, जिनमें लैब मैं बोलूं, हाँ जी, जिनको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहा जाता है, LAB लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कर्ड के बैक्टीरिया हैं लैक्टोबैसिलस लैक्टिसी, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिसी, हाँ जी। तो प्रोकैरियोट हैं जिनमें वही चीज मैंने अभी कहा, इनमें अब ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और तो यहाँ जो न्यूक्लियस का जो जेनेटिक मैटर जिसे जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहते हैं, साथ में जो साइटोप्लाज्म है वो दोनों एक साथ डिवाइड होने वाले हैं। बाकी ट्रांसवर्स जो बाइनरी फिजन चलेगा वो पैरामीशियम में देखने को मिलेगा, वही पैरामीशियम की 2 स्पीसीज, पैरामीशियम कॉर्डेटम, पैरामीशियम ऑरेलिया, जिनका जिक्र हम बाद में फिर से करेंगे। तो ये मैंने एग्जांपल बोल ही दिए हैं। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन आपको दिखाई दे रहा है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिसी, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिसी। लैब वर्ड को आप अच्छे से लर्न कर ले, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, कर्ड के बैक्टीरिया हैं, दही के बैक्टीरिया हैं, पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम ओरिलिया। पैरामीशियम प्रोकैरियोट नहीं है, पैरामीशियम तो आप सभी को मालूम है यूकैरियोट है, मोनेरा में नहीं आता, जबकि जो बैक्टीरिया है वो मोनेरा में रखे गए हैं। तो पैरामीशियम आता है प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा के अंदर वही 5 ग्रुप मैंने जो अभी बताए, उनमें प्रोटोजोआ, लास्ट मैंने बोला वही क्राइसोफाइसी, क्राइसोफाइसी के बाद डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स के बाद यूग्लिनोइडी, यूग्लिनोइडी के बाद में स्लाइमोड और लास्ट प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में 4 क्लासेस मैंने बताई अभी आपको, जिनमें सार्कोडीना, राइजोपोडा और उसी को ही अमीबॉइडल प्रोटोजोन कहा जाता है। सेकंड जो थी वो सिलिएटा, हाँ जी। तो पैरामीशियम में सिलिया मिलेंगे तो इसलिए इसे सिलिएटा क्लास में रखा गया है। इसके अलावा 2 और जो थी उनमें एक फ्लैजिलेटा और एक स्पोरोजोआ, तो उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। तो आप एक डायग्राम देखें, बनाया हुआ है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर, जिसमें सीलिया आपको चारों तरफ नजर आ रहे हैं। अगर फ्लैजिला से कंपेयर करेंगे तो फ्लैजिला का नंबर जो है कम था और इनका नंबर काफी ज्यादा है। इनका नंबर पूरी बॉडी पे लगभग हम कहें तो 1500 टू 3000 तक हो सकता है, हाँ जी, 1500 से लेकर 3000 तक। जबकि अगर फ्लैजिला के लिए बात करें तो 1, 2, ज्यादा से ज्यादा 4 और 8, इससे ज्यादा नहीं होती। तो इनका नंबर ज्यादा है, इनकी लेंथ कम है। लेंथ जो है लगभग 5 to 10 माइक्रोन मीटर तक होती है, जबकि फ्लैजिला की लेंथ लगभग 50 to 100 माइक्रोन मीटर तक भी देखने को मिलती है। बाकी वही एक प्रोटीनस रिजिड टफ लेयर है जिसे पेलिकल कहा जाता है, वही प्लाज्मा लेमा है। अब मुझे लगता है आपको सभी चीजें क्लियर हो रही हैं। साइटोप्लाज्म में वही 2 कैटेगरीज के अंदर बांटा हुआ है, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। लेकिन पैरामीशियम की खासियत है, अभी तक आपने जितने भी ऑर्गेनिज्म देखे उनमें केवल सिंगल न्यूक्लियस आपको देखने को मिला, और यह न्यूक्लियस भी ड्यूल है, ये डायमॉर्फिक न्यूक्लियस है। एक शेप उनकी एक जैसी नहीं है, साइज उनका एक जैसा नहीं है। तो हाँ जी, एक मैक्रो न्यूक्लियस है, एक लार्ज न्यूक्लियस है, एक माइक्रो न्यूक्लियस है, स्मॉल साइज है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मैक्रो न्यूक्लियस है, एक जो दिखाई दे रहा है छोटा वो माइक्रो न्यूक्लियस है। तो डायमॉर्फिक न्यूक्लियस ये पैरामीशियम की सबसे बड़ी खासियत है। इसमें वही सेलुलर गट मिलेगी जैसे अभी हमने यूग्लिना में देखी। ऊपर की तरफ वही वेस्टिबुलम या गलट या ओरल पोर देखने को मिलेगा। यहां ये आपको जैसे सीन हो रहा है, ऊपर का जो हिस्सा है इसे वेस्टिबुलम या ओरल पोर या गलट कहते हैं। जो ये हिस्सा है जिसके अंदर भी सीलिया है मौजूद, इसको बक्कल ओवर्चर कहा जाता है। जैसे हमारे अंदर ये माउथ हो गया, माउथ के अंदर जो बक्कल कैविटी है, अब यहाँ क्या है, अब ये ऑर्गन्स हैं, हमारे अंदर तो ऑर्गन्स है, बट ये पूरी एक सेल है। तो इसमें सेलुलर गट मिलती है, इसमें कोई हमारी तरह बक्कल कैविटी नहीं मिलती, तो इसलिए इसको नाम दिया गया बक्कल ओवर्चर। तो ये बक्कल ओवर्चर है, जिसे रिजर्वियर, अभी हमने वहां भी रिजर्वियर पढ़ा। इसके अलावा यहाँ आपको ये फूड वैक्यूल भी इसमें देखने को मिलेगी, जैसे अमीबा में भी मौजूद थी। और लास्ट में जो एक पोर है यही फटेगा जब ये डाइजेस्ट हो जाएगी, तो जो वेस्ट मैटर है यहां से जो है उसको, हाँ जी, इजेशन उसका किया जाएगा। यहां से इंजेक्शन हुआ, खाना आया अंदर,
यहाँ फूड वैक्यूल के अंदर जो है वो स्टोर हुआ, उसके बाद लाइसोसोम से इसको डाइजेस्ट किया गया, जो अब वेस्ट मैटर है उसको यहाँ से जो है डाइजेशन उसका किया जाएगा, उसको यहाँ से रिमूव किया जाएगा। इस पोर को एनल पोर या साइटोप्रोक्ट नाम दिया गया है। और पूरा जो ये यहां से यहां तक जो सेलुलर जो एक मैकेनिज्म जो चलता है डाइजेशन का, उसके लिए यहाँ जो एक टर्म मौजूद है या एक स्पेशल जो एक मैं कहूं एक स्पेशल यहाँ जो एक प्रोसीजर चल रहा है जिसके थ्रू चल रहा है वो सेलुलर गट। हाँ जी, एक कोई ऑर्गन से नहीं बनी हुई, यहाँ एक बहुत सारे यहाँ सेल के ही काफी सारे जो कंटेंट हैं उन्हीं से बनी हुई है। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की हम चर्चा कर चुके हैं, वही टोनोप्लास्ट है। टोनोप्लास्ट के चारों तरफ वही काफी सारी अनकॉन्ट्रेक्टाइल वाटर वेसिकल्स हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए। इसके अंदर जो भरा रहता है वो आप सभी जान गए हैं, सेल सैप है। और जो फूड कंटेंट या फूड जो पार्टिकल हैं जिसकी फॉर्म में स्टोर है वो है ग्लाइकोजन पार्टिकल्स। अब आपको ये जो पैरामीशियम है ये मैंने कहा अब ये कुछ इस तरह से डिवाइड होगा, तो आपको यहां कुछ इस तरह से डिवीजन देखने को मिलेगा, ट्रांसफर डिवीजन बोलते हैं इसको। तो आपको ये आप देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से ये यहाँ बटता हुआ नजर आ रहा है। साथ साथ दोनों ही न्यूक्लियस जो है यहाँ हमको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बटने के बाद एंटायर साइटोप्लाज्म 2 डॉटर सेल्स के अंदर आ जाता है, साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। और वही अब यहाँ डायकैरियन स्टेज ना बोल के इसको टेट्राकैरियन स्टेज बोलेंगे। टेट्रा का मतलब 4, हाँ जी 2 मैक्रोन्यूक्लियस हो गए, 2 माइक्रोन्यूक्लियस। और कैरियोन का मतलब न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस से है। और यहाँ 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं। तो जैसे आपको सभी को शायद अच्छे से नजर आ रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम थ्रू ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। तो मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गया है बाइनरी फ्यूजन। साथ में जो 3 स्ट्रक्चर्स थी अमोइबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, और लगभग सिमिलरिटीज थी सभी के अंदर काफी सारी, और आपको बखूबी उनका अंदाजा हो गया है और भली भांति आप उनका अबूर कर चुके हैं। कहने का मतलब आप अंडरस्टूड हो चुके हैं। तो हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है मल्टीपल फ्यूजन। जैसे मैंने डेफिनेशन बनाई बाइनरी फ्यूजन की, अ काइंड ऑफ फ्यूजन इन विच पेरेंट सेल डिवाइडेड टू गिव्स राइज 2 डॉटर सेल्स। अब यहां हम जो बनाएंगे अ काइंड ऑफ फ्यूजन इन विच पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 मोर देन 2 मल्टीपल फ्यूजन, मोर देन 2 डॉटर सेल्स एंड डिवाइडेड बाय माइटोसिस और क्रिप्टोमाइटोसिस। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अ काइंड ऑफ फ्यूजन in which parent cells divided to gives rise more than 2 daughter cells through amitosis, जिसको हम क्रिप्टोमाइटोसिस कहें, और माइटोसिस, हाँ जी दोनों से डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल जैसे लिखे हुए हैं जिनमें मोनोसिस्टिस एमेंथी भी एक पैथोजन है, डिजीज एजेंट है, जो एहरलिकियोसिस नाम की एक डिजीज करता है। एहरलिकियोसिस जो है जिसे हम एहरलिकियोसिस को इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर भी कह सकते हैं। हाँ जी, जहां लीवर में जो है स्वेलिंग आ जाती है, लीवर में पेन होता है, काफी दर्द होता है, और कई बार जो है वो पस पड़ना शुरू हो जाता है। तो अगर मोनोसिस्टिस एमेंथी की वजह से होगा तो इसको नाम दिया गया है एहरलिकियोसिस, जिसे इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर हम कह सकते हैं। इसके अलावा स्पोरोजोआ के और भी मेंबर यहाँ आपको पढ़ने को मिल रहे हैं। सारे एंडोपैरासाइट देखने को मिलते हैं जिनमें प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज यहाँ लिखी हुई हैं, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। तो प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। बाकी अगर हम बात करें तो अमोइबा प्रोटियस भी अगर एडवर्स कंडीशन में करेगा तो मल्टीपल फ्यूजन कर सकता है। अगर नेचुरल कंडीशन में कर रहा है, फेवरेबल कंडीशन में कर रहा है, तो जनरली बाइनरी फ्यूजन करता है। तो बाइनरी फ्यूजन में भी अमोइबा प्रोटियस हमने पढ़ा, इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन में, मल्टीपल फ्यूजन में भी करता है।
तो ये पैथोजन है, जबकि आप सभी जानते हैं प्लाज्मोडियम मलेरिया का पैथोजन है। हाँ जी, जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है वो तो डिजीज कैरियर है। तो शायद आप सभी को पहले से मालूम है इन चीजों का, तो आप देख लें एक बार। जैसे यहां बनाया हुआ है प्लाज्मोडियम की उसिस्ट हमने बनाई हुई है। ये जो हमने बनाई हुई है ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की क्रॉप है। क्रॉप, हाँ जी, वो स्टमक का एक पार्ट है, क्रॉप ऑफ एनाफिलीज। एनाफिलीज मॉस्किटो है। उसके अलावा आप अगर यहां देखेंगे तो इसके चारों तरफ लेयर्स ही लेयर्स हैं, 3 रिजिड, टाइट, टफ, जिन्हें सिस्ट कहा जाता है। ये जब बनती हैं जब एडवर्स कंडीशन होती है। और मैंने कहा कि जो आपको मल्टीपल फ्यूजन देखने को मिलेगा वो अमोइबा में भी देखने को मिलेगा, और जब कंडीशन होंगी एडवर्स। तो सिस्ट कहा जाता है। हार्ड और टाइट टफ लेयर बनती है चारों तरफ। आउटर लेयर है, मिडिल लेयर है, इनर लेयर है। तो 3 लेयर दिखाई हुई है, 1 2 3। हाँ जी, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक पहले शुरुआत में एक सिंगल सेल होती है, एक ही सेल थी। अब एक ही सेल जो पेरेंट सेल थी वो 4 में 3 में आपको डिवाइड होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो जैसे लिखा हुआ है मोर देन 2 का साइन लगा है, मोर देन 2 डॉटर सेल्स। तो यहाँ 4 दिखाई हुई है, जैसे 3 दिखाई हुई है, तो मोर देन 2 डॉटर सेल्स हैं। जिलेटिनस शीथ है। और जैसे मैंने कहा कि एक के बारे में चर्चा करें, शुरुआत में थी वो पेरेंट सेल थी। तो oocyst ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर्म्ड अंडर वही एडवर्स और अनफेवरेबल कंडीशन। और हम चर्चा करें तो ये स्ट्रक्चर जो है बना हुआ है आपका अमोइबा का है। अमोइबा की सिस्ट आपको दिखाई दे रही है। अमोइबा में पूरा का पूरा जो अमीबा है उसके चारों तरफ टाइट टफ रिजिड लेयर बन जाती है। वही सिलिका जो है, उसमें सिलिका की शीट उसके चारों तरफ डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। प्रोटीन की लेयर बनना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें सिस्ट कहा जाता है। वही 3 लेयर, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। अब उसमें जिलेटिन भरा रहता है, जिलेटिनस मैट्रिक्स में। अब पूरा जो अमोइबा था उसका जो प्रोटोप्लाज्म था वो बहुत सारे अमीबुली के अंदर या स्यूडोपोडियो स्पोर्स हम इनको कह दें, उनमें डिवाइड हो जाता है। तो मोर देन आपको 2 डॉटर सेल्स यहाँ या अमीबुली नजर आ रही हैं। तो इसे कहा जाएगा मल्टीपल फ्यूजन। तो लिखा हुआ है सिस्ट ऑफ अमीबा फॉर्म्ड अंडर एडवर्स और अनफेवरेबल कंडीशन। फिगर आपको दिखाई दे ही रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू मल्टीपल फ्यूजन। तो मुझे लगता है फ्यूजन मैंने जितना पॉसिबल हो सकता था उसे उतना डीप, उतना डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है। एक छोटा सा पॉइंट था फ्यूजन, जिसको हमने काफी अच्छे से रीड कर लिया है। बाकी जो टॉपिक्स हैं उनकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। So enough for today. If you have any doubt, you can ask in comment box and you will get the answer in next video. Finally, I have to say, please subscribe the channel and press the bell icon so you could get more and more educational videos of your interest. And you can also like, comment and share. आज के लिए आप सभी से अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।